गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में 1.2 पे हमने डिस्कस करी थी। आपको जो है दो संख्याओं के एचसीएफ और उनका एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं ये आपको बताया था। और उसके बाद आप जो है आपको जो है दो संख्याओं के गुणनफल और उनके एचसीएफ और एलसीएम में संबंध के बारे में आपको बताया था, और कैसे हम उसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं ये आपको सारी जानकारी आपको बताई थी। और आपसे कहा भी गया था कि आप इसका जो पहला वाला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड निकालना, आप उसको जो है करेंगे। अब इसका दूसरा क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि आपको जो है एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करने हैं और जांच भी करनी है कि जो दो संख्याएं दी हैं आपको, उन दो संख्याओं का जो गुणनफल है वह जो है एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है या नहीं होता है। एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ और बाकी किताब के जो क्वेश्चन हैं वो आप जो खुद करने का प्रयास करेंगे। नहीं आने पर आप जब पूछेंगे, आप देखेंगे कि हो कैसे नहीं क्वेश्चन, क्योंकि आपको मैथ्स तभी आएगी जब आप जो है अपने प्रयास से जो उनको ज़्यादा बनाएंगे। आप देखेंगे होते कैसे हैं। सपोज जो दूसरा क्वेश्चन है इस पे मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है 15 व 60 दो संख्याएं आपके पास है। जब भी हमारे पास जांच करने के लिए होंगी, हमारे पास दो संख्याएं दी होंगी, हमारे पास तीन संख्याएं दी होंगी, ठीक है, तो इसलिए हम जांच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं आपसे कि एचसीएफ का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इनका हम जो है एचसीएफ भी निकालते हैं, दोनों का एलसीएम। तरीका क्या था आपके पास? तरीका ये था कि आप 15 लिखेंगे और इनका आप जो है क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 3 का भाग जाएगा 5 बार, फिर 5 का जाएगा 1 बार। ऐसे ही आप 60 करेंगे तो 60 में क्या करेंगे आप, 2 का जाएगा 30 बार, फिर 2 का जाएगा 15 बार, फिर 3 का जाएगा 5 बार, फिर 5 का जाएगा 1 बार। यानी कि 15 बराबर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 3 गुणा 5। और आप जो है 60 को क्या लिखेंगे, 60 को आप लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि एक और आप लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। अब एचसीएफ के लिए आपको क्या करना था, एचसीएफ के लिए आपको क्या करना था कि आपको जो है कॉमन नंबर लेने थे। तो कॉमन नंबर क्या है, 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 3 आएगा गुणा 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। इसकी मिनिमम पावर यहाँ पर 3 की घात 1 है और यहाँ पर 3 की घात 1 है, तो कम पावर 1 की भी यहाँ पर 1, तो कितना हो गया, 15 आपके पास है, इसका एचसीएफ आ गया। अब जब एलसीएम की बात होगी तो एलसीएम जब इसका निकालेंगे हम, एलसीएम क्या निकालेंगे, क्या होगा, कहा था एलसीएम आपसे मैंने कहा था कॉमन नंबर तो जो है वो तो आएगा ही आएगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 आएगा, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3। अब इसकी मैक्सिमम पावर, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 ही है, और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, वो भी 1 ही है, तो नो प्रॉब्लम। इनटू अब अगला जो भी बचा है उसको आप ले, क्या बचा है, 2 की पावर 2 बचा, तो कितना हो गया, 5 3 15 गुणा 2 3 4, तो 15 चौके 60। 60 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है अब आप आ जाएंगे इधर, जो आपके पास संबंध आपको दिया है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे नीचे लिखेंगे, आप मेरे पास स्पेस कम है इसमें, इसलिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है, ये चीज आप मिटा दे रहा हूँ। अब आप इतना करने का लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल आप निकालेंगे। इट मीन आप 15 गुणा 60 का, तो कितना हो जाएगा, ये 15 छक 90, 900 हो गया। तथा एचसीएफ गुणा एलसीएम करेंगे हम, एचसीएफ गुणा एलसीएम, तो एचसीएफ कितना है आपके पास, 15 आया, और एलसीएम कितना है आपके पास, 60 है, तो भी ये कितना हो गया, 900 हो गया। तो आपने क्या देखा, आपने दोनों संख्या का गुणनफल किया तब भी 900 आया, और उसके एचसीएफ और एलसीएम तब भी क्या आया, 900। तो आप लिखेंगे चूंकि संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है, अतः सत्यता की
अतः सत्यता की जांच, यानी कि जो हमारे पास रिलेशन दी गई थी कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वह जो है उनके एचसीएफ और एलसीएम में गुणनफल के बराबर होता है नहीं होता है, ये हमने किया और इस प्रकार से सत्यता की जांच होगी। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, तो उनको अब आप जो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहली बात सुनो, तरीका यही है, पहले आप एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड करोगे, फिर एचसीएफ निकालोगे, फिर एलसीएम निकालोगे, फिर कुछ नहीं करना है, दोनों संख्याओं का आप गुणा कर दोगे और एचसीएफ एलसीएम गुणा करो। आप देखें दोनों क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए, तो आप फिर यही चीज जो है लिख दोगे। ठीक, अब आप जो है चौथा क्वेश्चन देखिए। तो चौथा क्वेश्चन काफी आसान है, फॉर्मूला लिख के रख दे रहा हूं आपके पास और आप इसको जो है हल करने की कोशिश करेंगे। देखो चौथे क्वेश्चन में क्या आपके पास, हल कैसे करेंगे आप चौथे क्वेश्चन का, लिखेंगे कैसे हल। फोर्थ क्वेश्चन एचसीएफ, आप लिखेंगे संख्याएं, संख्याएं कौन कौन सी आपके पास, एक 306 है और दूसरी कितनी है आपके पास 657। ठीक है, 306 एंड 657 यहाँ पे 2 नंबर्स हैं और HCF of these two number equal to what, 89 and you should have to find LCM। तो आप क्या जानते हैं, आप फॉर्मूला जानते हैं, LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे HCF। ठीक हो जाएगा, तो पहले कितने लिखेंगे आप, 306 लिखेंगे, दूसरे कितने लिखेंगे आप, 557 लिखेंगे, 657 लिखेंगे और बट्टे कितना करेंगे आप, 9 करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से आप जो है इनको जो है हल कर लेंगे। ठीक है, ये काम आप कर लेंगे, 9 से 100 काट लीजिएगा, फिर गुणा कर लीजिएगा, आप जो है जो आंसर आएगा वो आपका जो है, जो भी गुणनफल आएगा वो आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। ठीक, चौथा क्वेश्चन। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवें क्वेश्चन की तरह से ही एक क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम्पल में दिया हुआ है, वो 4 की पावर n के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका 6 की पावर n के रूप में, तो कैसे इस टाइप क्वेश्चन को करते हैं, तो देखिए मैं आपको बुक से दूसरा वाला तरीका बता रहा हूँ। बुक का तरीका तो आप दूसरे क्वेश्चन में भी कर लेंगे, उससे दूसरा तरीका बता रहा हूँ। देखिए क्या कह रहे हैं, जांच कीजिए, कह रहे हैं क्या, किसी प्राकृत संख्या n के लिए, n क्या है, एक प्राकृत संख्या है, और क्या कह रहा है 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है नहीं हो सकती है, तो ऑब्वियसली नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती, देखिए जो n का मान, तो प्राकृत संख्या n है, तो n का मान कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी बढ़ते रहेगा इसको। ठीक है, अब अगर किसी प्राकृत संख्या n के लिए कह रहा है 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त, यानी कि उसके इकाई में 0 पर समाप्त होना, उसके इकाई में 0 आएगा कि नहीं आएगा। अब हमने क्या किया, हमने जो है n बराबर 1 लिया, तो हमने 6 की पावर क्या किया, 1 किया, तो 6 की पावर 1 क्या होता है, 6 होता है। क्लियर, अब मैंने n बराबर 2 ले लिया, तो 6 की पावर 2 किया मैंने, 6 और 2 कितना हो जाए 36। क्या ये 0 पर समाप्त हुआ, नहीं हुआ। क्या ये 0 पर समाप्त हुआ, नहीं हुआ। अब अगर मैं n बराबर 3 लूं तो क्या हो जाएगा, 6 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 216। क्या ये 0 पर समाप्त हो रहा है, नहीं। तो मैं क्या देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि मैं n की वैल्यू कुछ भी लूं, 1 2 3 4 कुछ भी लूं, तो मुझे जो है यह संख्या कभी भी जो है 0 पर समाप्त नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि n के किसी मान के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त कभी नहीं होगा, यही आपने लिख भी देना है। अब इसको दूसरे तरीके से करें, जैसे आपकी बुक में दिया है, तो कोई भी संख्या है वह जो है उसके इकाई का अंक शून्य कब होगा, उसके इकाई का अंक शून्य तभी होगा जबकि उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आए। जब तक उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों नहीं आएंगे, तब तक वह संख्या जो है 0 पर समाप्त नहीं होगी, यानी कि उसके इकाई पर 0 जो है नहीं आएगा। अब यहाँ पर 6 क्या है, यहाँ पर अगर 6 है तो 6 की पावर n, तो इस 6 के हमने फैक्टर करें 2 into 3, यानी कि 2 की पावर n into 3 की पावर n। लेकिन इसमें क्या है, 5 नहीं है, 5 नहीं है। अतः हम ये बोल सकते हैं कि यह जो अंक है यह कहीं भी जो है शून्य पर समाप्त नहीं होगा, यानी कि 6 की पावर n की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी फॉर नेचुरल नंबर कि यह जो है 0 पर समाप्त हो जाए। आई बात समझ, आई होप आप इसको समझने की कोशिश करेंगे और आपको समझ आ चुका होगा, तो इसको आपने ऐसे लिख देना है। ठीक है, अरेंज कर तो एक आप लिखेंगे प्राकृत संख्या n बराबर 1 2 3 4 5 6 10 के लिए
n बराबर 1 रखने पर ये, n बराबर 2 रखने पर इतना, n बराबर 3 रखने पर इतना। तो आप लिखेंगे क्योंकि देखने से प्राप्त होता है क्या कि प्राकृत संख्या n के किसी मान के लिए किसी की पावर n का मान शून्य पर समाप्त नहीं होता है। अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक हो गया। अब जो है 6th क्वेश्चन देखिए, और 7th क्वेश्चन में आपने कुछ नहीं करना है, 2nd क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। 7th क्वेश्चन में आपने जो है जो 18 और 12 है उन दोनों का आपने जो क्या कर देना है, एलसीएम निकाल देना है, वही आपका जो है आंसर होगा। आप जो है 18 और 12 का जो क्या निकाल लेंगे, लॉसवा निकाल लेंगे, तो आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को आप प्यार से देखिए, क्या कह रहे हैं, व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों है। अब पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि हम भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसमें एक वह स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग जाए। तो ये कैसी संख्या होगी, जिस संख्या में एक का भाग जाएगा उसका भाग जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ अन्य किसी भी एक संख्या का भाग चले जाएगा, तो हम बोलेंगे वह संख्या क्या है, वह जो भाज्य संख्या है। अगर सिर्फ एक और स्वयं का भाग जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। लेकिन एक और स्वयं के अलावा अगर अन्य की संख्या का भाग चले जाएगा तो हम उसको बोलेंगे कि वह कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। अब देखते हैं कि ये भाज्य संख्या है या नहीं है। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं। इसी के बिहार पे आप दूसरा करेंगे, कितना है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। एक संख्या है तो आप इसके फैक्टर निकाल देना एक साथ। तो आपने इन दोनों में से 13 कॉमन ले लो, तो कितना बचा है 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस 1, कितना हो गया 13। ये कितना बचा, 11 से 70, 1 का 70 हो गया, प्लस 1 कितना हो गया 13 गुणा 70 और 1 78। अब 78 के गुणनखंड कर दो, कितना होता है 78, क्या होगा गुणनखंड निकाल लोगे, 2 का 2 2 कितना हो गया, 2 3 6, कितना बचा 2 9 18। ठीक है, अब 3 का हो जाएगा, 3 1 का 3 3 3 9, तो 13 का हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, ये लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 13, यानी क्या हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 13 का। यानी ये जो भी संख्या थी इस संख्या के आपके पास जो कितने हो गए, 3 गुणनखंड आ गए। ठीक है, यानी कि 3 गुणनखंड आ गए, इसका मतलब यह जो संख्या है यह जो कई संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। ठीक है, है दी गई संख्या एक भाज्य संख्या होगी। जैसे यहां पर लास्ट में आपका 13 आया होता, अब 13 के आपने गुणनखंड करे तो क्या होगा, किसका भाग जाएगा, इसमें किसी बात में 13 का भाग जाएगा। एक बार इसे गुणनखंड में क्या करेंगे, 13 क्या लिखेंगे हम, 1 गुणा 13, 2 ही लिखेंगे ना, क्योंकि एक तो एक हो गया, एक स्वयं और संख्या, यानी कि उसके अलावा इन दोनों के अलावा कोई तीसरा अंक आ जाएगा तो आप बोलोगे तुरंत क्या हो जाएगी, यह जो है भाज्य संख्या। तो आप इस क्वेश्चन में कर लीजिएगा, इसका दूसरा पार्ट इससे भी आप करेंगे, 5 कॉमन लेंगे, बाकी आप देखेंगे कि उसे गुणनखंड करने के गुणनखंड हो गए तो आप बोलेंगे यह जो क्या है, एक भाज्य संख्या है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7वां है उसमें आप जो 18 और 12 अंक हैं, 18 और 12 मिनट है, इन दोनों का आप क्या कर देंगे, आप जो एलसीएम निकाल देंगे, तो आपका जो आंसर जो निकल के आ जाएगा। तो कल हम जो है अगली जो एक्सरसाइज है 1.3 उसको हम क्लियर करेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 3 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें से बनता है। ठीक है, तो आपने इसमें जो है ये जो कंसेप्ट आपने ध्यान में रखना है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास संबंध है दो संख्या का गुणनफल बराबर पहली संख्या, यानी कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, उसको आपने याद भी करना है, और उसके आधार पर जो आपका 4 सूत्र बताए थे कल, वो भी आपके दिमाग में होने चाहिए और आपको जो है आनी चाहिए। ठीक है, ओके भाई।